नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश मध्यकाल में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। साल 2024-25 में 90 लाख से ज्यादा स्क्रीनिंग के साथ ही सिकल सेल स्क्रीनिंग में हमारा मध्य प्रदेश अग्रणी राज्य बन गया है और इस उपलब्धि के लिए समर्पित सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को बधाई दी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2047 तक सिकल सेल मुक्त भारत बनाने का संकल्प लिया है, लक्ष्य रखा है और इसके लिए प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध है। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी की मंशा के अनुरूप सिकल सेल उन्मूलन मिशन के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध है और सरकार ने तय समय सीमा के भीतर प्रदेश को सिकल सेल मुक्ति बनाने का लक्ष्य रखा है। यानी सिकल सेल की जो बीमारी है इससे मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है। मध्य प्रदेश ने सिकल सेल स्क्रीनिंग अभियान में अपने वार्षिक लक्ष्य को समय से पहले ही पूरा कर लिया है। प्रदेश में अब तक कुल 90,98,902 लोगों की सिकल सेल स्क्रीनिंग कर मध्य प्रदेश 100% लक्ष्य पूरा करने वाला राज्य बना है और साथ ही 53,87,892 सिकल सेल कार्ड यानी तकरीबन 59.21% वितरण की उपलब्धि दर्ज कराई है। देश में सर्वोच्च स्थान प्राप्त हासिल किया है और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस महत्वपूर्ण उपलब्धि के लिए प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग, सभी स्वास्थ्य कर्मियों और जमीनी स्तर पर काम करने वाले कार्यकर्ताओं को हार्दिक बधाई दी है, शुभकामनाएं दी हैं और ये उपलब्धि प्रदेश सरकार की प्रतिबद्धता, जमीनी स्तर पर किए गए अथक प्रयासों का परिणाम है और सीएम ने कहा कि प्रदेश सरकार सिकल सेल के इलाज और जागरूकता के लिए अपनी सेवाओं को और बेहतर बनाने के लिए तत्पर है। स्वास्थ्य विभाग ये सुनिश्चित कर रहा है कि जिन लोगों की पहचान सिकल सेल से प्रभावित के रूप में हुई है उन्हें सही समय पर उपचार मिल सके, उनको इलाज मिल सके। सिकल सेल अनीमिया के उन्मूलन के लिए नागरिकों को सावधानियों के प्रति जागरूक और सजग होना अत्यंत आवश्यक है। सभी स्वास्थ्य कर्मियों और समाज सेवियों के आह्वान किया गया है कि वे पूर्ण समर्पण से कार्य करें, नागरिकों को जागरूक करें और इस अभियान को और भी ज्यादा मजबूत बनाएं और प्रदेश को सिकल सेल मुक्त बनाने के संकल्प को साकार करने में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करें। इसी पर हम चर्चा करेंगे क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार इसको अपने संकल्प के रूप में कह चुके हैं और कह चुके हैं कि प्राथमिकता के साथ इस मिशन को चलाया जाए। जो स्वास्थ्य कर्मी है, जो अधिकारी है, इस पर प्राथमिकता से इस पहल पर पूरे साथ बने और इसको लेकर 2047 का जो टारगेट रखा गया है कि भारत से सिकल सेल एनीमिया मुक्त होना चाहिए और इसको लेकर तमाम प्रयास भी किए जा रहे हैं और इसी का परिणाम है कि मध्य प्रदेश में गंभीरता से इन पहल को लिया गया और मध्य प्रदेश जो स्क्रीनिंग है सिकल सेल की उसमें प्रथम नंबर पर आया है। जो टारगेट रखा गया था 90 लाख से ज्यादा का स्क्रीनिंग करने का, मध्य प्रदेश ने समय से पहले वो अचीव कर लिया है और ऐसे में मध्य प्रदेश की सरकार और भी ज्यादा इसको आगे काम करने के लिए प्रतिबद्ध है और भी तमाम तरीके से गंभीरता बरती जाएगी और जो भी लोगों में बीमारी पाई जाती है उससे निवारण कैसे किया जाए इसको लेकर स्वास्थ्य कर्मी और तमाम तरह अधिकारी लगातार गंभीर तत्पर नजर आ रहे हैं। तो सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन 2047 इसका टारगेट है और सिकल सेल मुक्त भारत बनाने का संकल्प रखा गया है। मध्य प्रदेश में 90 लाख से ज्यादा स्क्रीनिंग हो चुकी है, 100% जो लक्ष्य पूरा कर लिया गया है। कुल 90,98,000 यानी तकरीबन 91 लाख हो जाता है सिकल सेल स्क्रीनिंग हुई है और 53,87,892 सिकल सेल कार्ड वितरण भी कर दिए गए हैं और देश में 7 करोड़ प्रभावित आदिवासी 17 राज्यों में अभियान चलाया गया है। बता दें कि तकरीबन जो देश में 7 करोड़ लोग इससे प्रभावित हैं, आदिवासियों में ज्यादा बीमारी पाई जाती है। 17 राज्यों में यह अभियान चलाया गया है जिसमें मध्य प्रदेश भी महत्वपूर्ण भूमिका में है। मुख्य रूप से आदिवासी समुदायों को प्रभावित करती है बीमारी। दुनिया में सिकल सेल एनीमिया के आधे मामले में सिर्फ भारत में है, तो इस हिसाब से गंभीर ये मामले हो जाते हैं। इसको लेकर ही ये पीएम मोदी ने संकल्प लिया और उसको अब खत्म करने पर काम किया जा रहा है। तो सिकल सेल उन्मूलन अभियान लगातार मध्य प्रदेश में जारी है और मध्य प्रदेश ने जो परिणाम हासिल किए हैं वो वाकई में बधाई योग्य है और इसको लेकर मुख्यमंत्री ने सभी को बधाई भी दी है। इसी पर हम चर्चा करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सीएमएचओ भोपाल डॉक्टर प्रभाकर तिवारी जुड़ गए हैं। डॉक्टर साहब, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। और हमारे साथ सर्जन जुड़ेंगे, डॉक्टर अभिजीत देशमुख, फिलहाल वो नहीं जुड़े हैं। प्रभाकर साहब, पहले आप ही के पास में आ रहा हूं। सबसे पहले जो मुख्यमंत्री ने सभी को बधाई दी, आपको भी मैं शुभकामनाएं देना चाहूंगा कि जिस तरीके से परिणाम हासिल किए गए हैं, समय से पहले परिणाम हासिल हुए हैं। जनता जो इस डिबेट को देख रही है, इस पूरी चर्चा को देख रही है, काफी महत्वपूर्ण हो जाता है कि ये बीमारी क्या है, कैसे वो इससे बच सकते हैं और ये आदिवासियों में क्यों फैलती है, तमाम ये सवाल देखने को मिलते हैं। आप इस बीमारी को लेकर क्या कहेंगे, क्या ये बीमारी है और आदिवासियों में क्या उसका प्रकोप देखा जाता है? देखिए, 2 चीज़ों में मैं सबसे पहले कहना चाहूँगा। पहली चीज़ तो ये है कि ये मध्य प्रदेश के लिए इतनी इम्पॉर्टेंट है कि खुद माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमारे मध्य प्रदेश के ही एक जिले शहडोल को इस सिकल सेल उन्मूलन मिशन को प्रारंभ करने के लिए चुना। तो ये हमारे मध्य प्रदेश की प्रतिबद्धता, हमारी सरकार की प्रतिबद्धता और हमारे विभाग की प्रतिबद्धता दिखाता है।
दूसरा जो आपने कहा कि आखिर ये क्या है, तो बेसिकली अगर हम देखें तो सिकल सेल डिजीज या सिकल सेल एनीमिया ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। जेनेटिक डिसऑर्डर का मतलब ये है कि हमारे यहाँ जैसे हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन होता है, तो जो नॉर्मल हीमोग्लोबिन रहता है उसके बजाय एक दूसरा जीन रहता है, और उस जीन के कारण जो हमारी रेड ब्लड कार्पुसल्स रहती हैं, यानी जो रेड ब्लड सेल्स रहती हैं, उनका आकार परिवर्तित हो जाता है। और आकार परिवर्तित कैसे हो जाता है? बहुत सिंपल सी चीज है, इसका जो नाम है खुद ही दिखाता है, सिकल सेल। सिकल का मतलब होता है हसिया। तो जो हसिये की शेप के होने के कारण हमारा जो नॉर्मल ब्लड होता है और जो नॉर्मल रेड ब्लड सेल्स रहती हैं वो इतनी इलास्टिक होती हैं कि वो बड़े आराम से निकल जाती हैं हमारी कैपिलरीज से, और उनको कोई तकलीफ नहीं होती है, वो ऑक्सीजन सप्लाई कर सकती है। पर जब ये नॉर्मल सेल्स निकलती हैं हमारे जो विभिन्न ऑर्गन्स हैं कैपिलरीज से, तो ये होता है कि वो उतनी इलास्टिक नहीं होने के कारण वहां पर ब्लड का प्रवाह रुक जाता है, नंबर 1। नंबर 2, वो ज्यादा जल्दी टूट जाती हैं, इनकी लाइफ बहुत कम रहती है, तो एनीमिया हो जाता है। और इन दोनों के कारण जो है बीच बीच में एक तो एनीमिया लगातार रहता है, दूसरी चीज ज्यादा टूटती है इसलिए पीलिया होता रहता है, और तीसरी चीज जैसे मैंने बताया कि जब ये निकलती हैं कैपिलरीज से तो एक क्राइसिस वो कहलाती है, वैसो ऑक्लूसिव क्राइसिस। वो बेसिकली होता है, उसमें बहुत तेज दर्द होता है, आदमी परेशान हो जाता है। तो ये कुछ एक चीजें, इसके अलावा और भी क्राइसिस होती है, पर उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट क्राइसिस है वो वैसो ऑक्लूसिव क्राइसिस है। इसके अलावा एप्लास्टिक क्राइसिस हो सकती है, हाइपर हिमोलाइटिक क्राइसिस हो सकती है, स्प्लीनिक क्राइसिस हो सकती है, क्योंकि आप जानते हैं कि हम स्प्लीन को या तिल्ली को अपने रक्त का छन्ना कहते हैं। वहां से जो है ब्लड छनता है एक तरह से, और उसके बाद फिर अगर वो एबनॉर्मल शेप की ब्लड सेल्स हैं तो वो स्प्लीन को बढ़ा देती है, और कहीं कहीं तो इतना ज्यादा हो जाता है कि ऑटोस्प्लेनेक्टोमी एक टर्म होती है जिसमें स्प्लीन होती तो है पर वो फंक्शनली बिल्कुल पूरी तरह से समाप्त हो जाती है, अपना कार्य करने में सक्षम नहीं रह जाती है। तो अगर हम मोटे तौर पर देखें तो पहली चीज समझने की ये है कि ये एक जेनेटिक डिजीज है। ये प्रिवेंटिव है? हाँ, इसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं, इसीलिए सरकार इतना इसके लिए प्रयास कर रही है। क्या ये कोई छूत की बीमारी है? बिल्कुल ये छूत की बीमारी नहीं है। क्या इसका ट्रीटमेंट संभव है? आम तौर पर इसका ट्रीटमेंट संभव नहीं होता। कुछ एरियाज में जो है बोन मैरो ट्रांसप्लांट इसके लिए किया जा रहा है, पर अगर मोटे तौर पर देखें तो कई बार लोग जो हैं बार बार इसके लिए ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए आते हैं, और ब्लड ट्रांसफ्यूजन से जुड़े जो दूसरे खतरे हैं वो भी इसमें शामिल हो जाते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन के साथ साथ जो HIV या हेपेटाइटिस होने की आशंका है, अगर कहीं दूषित रक्त लग गया तो वो भी बढ़ जाती है। दूसरा जो आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछा, आम तौर पर ये बीमारी हमारे आदिवासी भाई बहनों के बीच में सबसे ज्यादा देखने को मिलती है, और आप जानते हैं कि पूरे भारत में सबसे ज्यादा अगर आदिवासी भाई बहन कहीं रहते हैं तो वो हमारा अपना मध्य प्रदेश है। उसके कई जिले जैसे आपने देखे होंगे, अलीराजपुर, झाबुआ, बड़वानी, डिंडोरी, मंडला, बालाघाट, सिवनी, अनूपपुर, शहडोल, उमरिया, यहाँ पर आमतौर पर आदिवासी बाहुल्य हमारा इलाका है, सबसे ज्यादा रहते हैं। और इसीलिए जो 21 ऐसे जिले हैं उनको मध्य प्रदेश सरकार ने आइडेंटिफाई किया है, जहां पर अभी आपने जो बात की कि वहां पर स्क्रीनिंग की जा रही है, और हर एक जो व्यक्ति है उसका एक हेल्थ कार्ड बनाया जा रहा है, जिससे पता लगाया जा सके कि उसमें से किसमें ये जीन उपस्थित हैं, जिससे कि आगे चल के, जैसा आप जानते हैं कि जेनेटिक डिजीजेज में जो मैरिटल काउंसलिंग होती है, प्री मैरिटल काउंसलिंग, मतलब ऐसे कौन दो ऐसे बच्चे बच्ची या लड़के लड़की या युवक युवती हैं जिनकी आपस में शादी होने से इसकी संभावना लगभग 100% हो जाती है, उसको रोका जा सके। और अगर हम इसको रोक पाएंगे, पहली चीज तो यही हो गई कि हम इसको रोक लें, और दूसरा, अगर जो लोगों को ऑलरेडी है, जिनको सिकल सेल डिजीज हो चुकी है, उनको अगर हम जल्दी पहचान के क्या हम उनके लिए बोन मैरो ट्रांसप्लांट जैसा कोई कर सकते हैं, और अगर वो भी संभव नहीं है तो कैसे हम उनकी लाइफ को नॉर्मल और क्वालिटी ऑफ लाइफ को अच्छा कर सकते हैं। तो ये सभी एरियाज में
गवर्नमेंट काम कर रही है। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये सारी की सारी जितनी सुविधाएं हैं वो हमारी सरकार बिल्कुल निःशुल्क उपलब्ध करा रही है। उसके लिए हितग्राही को एक भी पैसे खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक बात। देखिए डॉक्टर साहब, बहुत सारी चीज़ें जो तमाम सवाल थे, मुझे लगता है आपने तमाम जो सवालों का समाधान कर दिया है। डॉक्टर अभिजीत भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर अभिजीत जी, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज़ में। और जिस तरीके से आज का हमारा विषय है कि सिकल सेल एनीमिया को खत्म करने को लेकर जो अभियान चलाया गया है, आदिवासियों में लगातार इसका प्रकोप देखा जाता है। बहुत सारी चीज़ों की जानकारी और तमाम समस्याओं के सवाल थे, वो समाधान डॉक्टर प्रभाकर साहब ने कर दिए हैं। आप किस तरीके से इस पूरी बीमारी को देख रहे हैं, और जो लगातार आपके सामने मरीज सामने आते रहे होंगे, क्या जागरूकता की बड़ी कमी है, क्योंकि पता लग पाना भी कि उनको सिकल सेल एनीमिया हो गया है या तमाम तरीके से स्थिति में वो है, क्या कुछ आप इस पूरे बीमारी को देखते हैं? बिल्कुल, अभी मैं सुन रहा था डॉक्टर प्रभाकर तिवारी जी ने जो जानकारी दी है बिल्कुल सही दी है। और जैसे मालूम होगा कि हमारे जो प्रदेश में 27 वनवासी डोमिनेंट जिले हैं और वहां पर की जो पॉपुलेशन है 33% के करीब सिकल सेल जीन उनके इसमें पाई गई है। तो ऐसे में इन लोगों के बीच में जाकर हमें अवेयर करना बहुत जरूरी है। प्रिवेंशन बहुत जरूरी है, क्योंकि जो हमारा लक्ष्य है कि जो सिकल सेल डिजीज को हमें 2047 तक खत्म करना है, तो उसके लिए हमें सघन अवेयरनेस प्रोग्राम्स, स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स, डायग्नोस्टिक्स और ट्रीटमेंट, ये बहुत सघन इसमें करना होगा। और सरकार इसके लिए पुरजोर से अच्छे तरीके से लगी हुई है। और जिस तरह से जो प्रोग्राम्स चल रहे हैं बहुत अच्छे से सफल हो रहे हैं। बिल्कुल। देखिए, महत्वपूर्ण जागरूकता की बात कही जाती है, क्योंकि आमतौर पर जब प्रधानमंत्री मोदी ने इस मिशन की शुरुआत की तो अब लगातार ये चर्चाओं में मिशन बना हुआ है, लोग इसको अब समझ रहे हैं। क्या इससे पहले वो स्थिति नहीं थी कि लोगों को इसके बारे में बहुत जानकारी भी नहीं थी, उसका अभाव के चलते भी लगातार एक ऐसी स्थिति देखी जा सकती है? और जिस तरीके से सिकल सेल को लेकर चर्चा है, क्या कुछ आप देखते हैं, क्या इस बीमारी को HIV और एड्स की तरह लोग बचना चाहते हैं, उस तरह से मानसिकता रहती है जो आप लोगों को, और मरीज आपके पास आते हों, तो क्या कुछ मरीजों के भीतर इस बीमारी को लेकर चलता है? बिल्कुल, मैंने कई लोगों को देखा है कि ज्यादातर मेरे पास जो मरीज आते हैं उनको गॉल स्टोन्स मतलब पित्ताशय की पथरी के साथ प्रेजेंट करते हैं, क्योंकि ऐसे लोगों में जो हीमोग्लोबिन है वो टूटता है, सेल्स टूटते हैं और उसका बिलिरुबिन जॉन्डिस होता है और उसके स्टोन्स भी बनते हैं। तो मैंने जब कई लोगों से पूछा कि आपको जब बताया कि आपको सिकल सेल डिजीज है, तो आपने उसका ट्रीटमेंट या जांचें क्यों नहीं करवाई पहले, तो वो इस बीमारी के बारे में बताने में परहेज करते थे। तो और कई लोगों को तो अवेयर ही नहीं थे कि इस बीमारी के बारे में। तो ये पाया गया है कि मतलब अवेयरनेस की कमी है और कहीं ना कहीं लोगों के बीच में उसको छुपाने वाली जो एक प्रकृति होती है वो भी है। हाँ बिल्कुल। देखिए डॉक्टर अभिजीत, महत्वपूर्ण बातें आपने कही। 2047 तक का ये टारगेट रखा गया है, क्या वाकई में इतना प्रकोप ज्यादा है कि 2047 तक का समय लग जाएगा? और 7 करोड़ के आंकड़े यही हैं, फिर इससे भी आगे और भी जो बीमारी के आंकड़े आगे बढ़ सकते हैं? और सवाल ये भी उठता है कि आदिवासियों में बहुत ज्यादा पाई जाती है, तो भारत में सबसे ज्यादा इसके केसेस देखने को मिलते हैं, क्या बड़ी वजह भारत में इसके होने की है? क्योंकि हमारे भारत में जो वनवासी एरिया बहुत ज्यादा है और इन्हीं में जो जीन पाया गया है ज्यादातर, और इसलिए हम, और पॉपुलेशन ज्यादा है हमारे भारत में बनिस्बत पूरे विश्व में, तो नंबर ऑफ सिकल सेल डिजीज या सिकल सेल ट्रेट्स बहुत ज्यादा है हमारे देश में। जी चलिए ठीक है। डॉक्टर प्रभाकर साहब, मैं आपके पास आऊँगा। भारत में लगभग जो, जैसा कि जिक्र डॉक्टर अभिजीत ने किया कि वाकई में आदिवासियों की संख्या बहुत ज़्यादा है और मध्य प्रदेश उसमें से बहुत ज़्यादा अग्रणी है आदिवासियों की संख्या में, तो यहाँ पर जो स्थितियाँ देखने को मिलती हैं। लेकिन 2047 की जब टारगेट की बात होती है तो तमाम तरीके से तमाम और भी जैसे बीमारियों का पहले जिक्र हुआ, HIV की बात हो, एड्स की हो, तो इसमें तो मान लिया जाता है कि इसका ट्रीटमेंट हो सकता है, लेकिन इसे खत्म करना अभी के कंडीशन में बहुत मुश्किल है। तो इसको लेकर क्या कुछ आप देखते हैं कि 2047 का टारगेट बिल्कुल इसमें पूरा किया जा सकता है, टारगेट को पूरा, या और भी समय इसमें आगे लग सकता है? और इसको लेकर किस तरह के जो प्रोग्राम चल रहे हैं, कितनी गति आने की और भी जरूरत है, और अभी आप किस स्थिति देख रहे हैं? देखिए, अगर मोटे तौर पर देखें तो मैं बिल्कुल ये मानता हूं कि 2047 के पहले ही हम इस पर विजय पा लेंगे। और इसलिए विजय पा लेंगे क्योंकि अगर हम देखें जिस तरह से इसकी शुरुआत हुई है, आप देखें सिर्फ 2 साल हुआ है इस मिशन को शुरू हुए, और हमने लगभग उन सभी
व्यक्तियों की पहचान कर ली है जिसमें जिनके जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन में ये जीन है उपस्थित है। और आगे हम अगर इसको प्री मैरिटल काउंसलिंग के साथ जोड़ेंगे, जैसे आप अभी डॉक्टर अभिजीत ने एक बहुत अच्छी बात कही कि लोगों को ये मालूम ही नहीं था कि ऐसी कोई बीमारी है। अगर हम आज से 30 साल, 40 साल, 50 साल पहले की बात करें तो हम ये मान के चलते थे कि अगर किसी को एनीमिया हो रहा है तो वो न्यूट्रिशनल एनीमिया ही होगा। हम ये नहीं सोचते थे कि इस एनीमिया के और भी दूसरे कॉजेज हो सकते हैं। दूसरी चीज जो सिकल सेल या हम थैलेसीमिया को भी अगर साथ में ले लें तो उसकी जांच की सुविधाएं जो थी वो जिला स्तर से नीचे उपलब्ध नहीं थी। आज जब हम आयुष्मान आरोग्य मंदिर तक जा रहे हैं, जब हम आज पैथोलॉजी सर्विसेज को अपने गांव-गांव तक और शहर के हर वार्ड तक ले जा रहे हैं, तब हमारे लिए एनीमिया की टाइपिंग, यानी कि ये जो एनीमिया है वो एनीमिया किस कारण से है, क्या ये न्यूट्रिशनल एनीमिया है, क्या ये कोई ऐसी जेनेटिक डिजीज है जैसे कि हम थैलेसीमिया की बात करते हैं या सिकल सेल एनीमिया की बात करते हैं, वो है, या इसका कोई और कारण है। तो अगर हम देखें तो जमीन आसमान का फर्क आया है डायग्नोसिस में। पहले जो डायग्नोसिस अगर आप देखें तो डिविजनल लेवल पर भी सिकल सेल का डायग्नोसिस नहीं हो पाता था, जबकि ये बहुत आसानी से डायग्नोस हो सकता था। और अब हम इस तरह स्तर पर बात कर रहे हैं कि हम आयुष्मान आरोग्य मंदिर से सैंपल लेकर और सिकल सेल और थैलेसीमिया के डायग्नोसिस की बात करते हैं। तो निश्चित तौर पर जिस तरह से हम प्रोग्रेस कर रहे हैं, जिस तरह से हम विकास कर रहे हैं, जिस तरह से डायग्नोस्टिक्स और क्लिनिकल ट्रीटमेंट में सुधार आ रहा है, जिस तरह से विकास हो रहा है, मुझे पूरा भरोसा है कि सरकार जिस तेजी से और जिस मिशन मोड में, आप देखिए कि ये कोई प्रोग्राम नहीं है, ये एक मिशन है। और मिशन मोड में जब भी काम किया जाता है तो उसकी जो तीव्रता रहती है, इंटेंसिटी रहती है, वो बाकी के मुकाबले बहुत ज्यादा रहती है। आप देखिए कि हमने पूरे मध्य प्रदेश के लगभग सभी ऐसे लोगों को पहचान लिया है जिनके जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन में ये जो हीमोग्लोबिन एस है, जो जेनेटिक है, वो है, उसका हमें मालूम है। तो आगे अगर हम इसको ट्रैक करते रहेंगे और जिस तरह से हमारे आदिवासी भाई बहनों में जागरूकता बढ़ेगी और उस जागरूकता के कारण जो वैवाहिक संबंध है, वो वैवाहिक संबंध अगर ऐसे रुक जाएंगे, जैसे बहुत सिंपल सी चीज है, अगर कोई सिकल सेल का वाहक है और उसकी शादी दूसरे वाहक के साथ हो जाती है तो सिकल सेल होने की संभावनाएं लगभग 100% हो जाती है। अगर वो वाहक है तो लगभग नियरली नॉर्मल लाइफ जीता है। बहुत कम ऐसे समय होते हैं जब उनमें क्राइसिस होती हो। तो अगर हम इसको प्रिवेंट करना चाहें तो बड़ी सिंपल सी चीज है, जैसा कि अभी डॉक्टर अभिजीत ने कहा, अगर लोगों में इतनी जागरूकता आ जाती है कि वो जो भी ऐसे पीड़ित लोग हैं उन समाज से जुड़े हुए हैं, वो अपना एक सिंपल सा टेस्ट करवाएं और आपस में वैवाहिक संबंधों से बचें, तो ये अपने आप काबू में आ जाएगा। हम किसी का जेनेटिक ट्रेट नहीं बदल सकते, पर इसको बिल्कुल प्रिवेंट कर सकते हैं। बिल्कुल, देखिए मुझे लगता है महत्वपूर्ण चुनौती भी यही है, क्योंकि हम बड़े आसानी से इस बात को समझ सकते हैं कि इस टेस्ट आप करा लीजिए, आपको पता लग जाएगा। लेकिन आदिवासी वर्ग में इस तरह की चीज़ों को लेकर सतर्कता बहुत कम है, क्योंकि उनके पास शायद वो सुविधाओं की भी कमी है। कई क्षेत्रों में वो दूर अंचलों में रहते हैं, तो उनके लिए एक चुनौती है कि उनको जागरूक करके अस्पताल तक लाना, उनका ट्रीटमेंट, उनको बताना कि आपको इस तरह के लक्षण हैं, जो भी चीज़ें हैं, ये बड़ी चुनौती हो जाती है। और इसी के लिए अभियान मुझे लगता है कि आगे इसको लेकर स्थिति रहती है। डॉक्टर अभिजीत, देखिए जिस तरीके से जो मरीज इसके रहते हैं, अगर उनको पता लगता है कोई इनको बीमारी है, तो क्या इसकी कोई स्टेज होती है कि बाद में ज़्यादा घातक की बीमारी हो जाती है? कभी भी पता लगे तो इसका इलाज किया जा सकता है? इससे कितनी घबराने की ज़रूरत है? कब इसके जांच शुरू होना चाहिए, जब कब इसका ट्रीटमेंट शुरू कर लेना चाहिए? क्या कुछ आप इसको लेकर सुझाव देना चाहेंगे? बिल्कुल, मतलब जैसे अभी डॉक्टर प्रभाकर तिवारी जी बता रहे थे कि एक तो कैरियर्स होते हैं, कोई जरूरी नहीं कि उनको डिजीज हो, क्राइसिस हो, तो ये अलग अलग स्टेजेस में वो प्रेजेंट करता है। कई लोगों को पता ही नहीं होता है कि उनको सिकल सेल डिजीज है, कोई कॉम्प्लिकेशन भी नहीं होता है, कोई सिम्टम्स नहीं होते हैं। और कई मरीज ऐसे होते हैं जिनको कि दे प्रेजेंट विद सम कॉम्प्लिकेशंस, क्राइसिस जिसको बोलते हैं। तो ये इस तरह से प्रेजेंटेशन होता है। आप जो सबसे मेन है इसमें, तो जो ट्रीटमेंट ऑफ कॉम्प्लिकेशंस, जो क्राइसिस है उसका ट्रीटमेंट। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट जो आप बात कर रहे थे डॉक्टर प्रभाकर तिवारी जी की, अवेयरनेस और प्रिवेंशन बहुत जरूरी है। प्रिवेंशन आएगा अवेयरनेस से। और जब ट्रीटमेंट की बात चल रही है तो हमारे पूरे हमारे देश में भी और पूरे विश्व में इसके ऊपर रिसर्च चल रहा है, कुछ इनोवेटिव आइडियाज आ रही हैं, ट्रीटमेंट्स आ रहे हैं। और जेनेटिक एक्सिजन ऑफ दैट जीन, मतलब उस जीन को ही खत्म किया जाए,
तो इस पे भी रिसर्च स्टडी चल रही है। और क्योंकि जैसे डॉक्टर प्रभाकर तिवारी जी ने बताया था कि जो जीन है जो आ गई है तो उसका एज सच अभी कोई इलाज नहीं है, प्रिवेंशन ही उसका ट्रीटमेंट है। तो आगे आने वाले समय में मुझे जहां तक लगता है कि इसमें जो जीन थेरेपी होगी, जीन एक्सीजन होगा, वो एक बहुत प्रभावी ट्रीटमेंट रहेगा। नहीं, देखिए महत्वपूर्ण ये जब हम चर्चा कर रहे हैं तो काफ़ी लोग इस चर्चा को देखते हैं, तो वाकई में जो लोग आदिवासी वर्ग से नहीं आते हैं, आम लोग हैं, क्या जो लक्षण उनको ऐसे महसूस होते हैं उनके लिए भी चिंता की बात हो सकती है? आमतौर पर ऐसे तमाम लक्षण हैं जो आमतौर पर किसी को भी थकान महसूस होना या फिर तमाम लक्षण दिखाई देते हैं, क्या इनसे भी घबराने की आवश्यकता है? जैसे मैंने देखा है कि कुछ इंसिडेंसेस ऐसे देखे मैंने कि कहीं ना कहीं जो कुछ बच्चे रनिंग कर रहे थे, वनवासी एरिया से थे कहीं जो सिलेक्शन के लिए, और वो सडन डेथ हो गई उनकी। मतलब द रीजन वाज कहीं ना कहीं उनको सिकलिंग हुआ। मतलब जब तेज दौड़े थे तो ऑक्सीजन की जरूरत थी उनको, और ऑक्सीजन की जब जरूरत होती है तब ये क्राइसिस होता है सिकल सेल डिजीज वालों को। तो वो कई बार दे प्रेजेंट विद दिस क्राइसिस और सडन डेथ्स भी होती हैं। तो इसका प्रेजेंटेशन बड़ा अजीब सा रहता है, कुछ लोगों में जॉन्डिस के साथ में प्रेजेंट करता है। तो इसका प्रेजेंटेशन भी हमें लोगों को बताना बहुत जरूरी है। और अल्टीमेटली मुझे लगता है कि सबसे इम्पोर्टेंट है जागरूकता। जागरूकता बहुत जरूरी है, और सरकार ने बहुत अच्छा एक स्टेप्स, उन्होंने जो कार्यक्रम चालू किए है, साथ में डॉक्टर्स का भी प्रशिक्षण, खास तौर से स्वास्थ्य कर्मचारियों को विशेष परीक्षण दिया जा रहा है। मुझे लगता है कि ऐसे ही कुछ वॉलंटियर्स को भी हमें पूरे प्रदेश में, खास तौर से वनवासी जो एरिया है वहां पर हमें ऐसे जन आरोग्य मित्र, उनको खास प्रशिक्षण देना चाहिए कि उनको लोगों के बीच में जाकर उनको अवेयर भी कर रहे हैं और उनको लक्षण के बारे में बताएं। तो एक फौज हमें तैयार करनी होगी जो लोगों तक, अंदर तक पहुंचे। ठीक है, देखिए महत्वपूर्ण बात है आपने कही। डॉक्टर प्रभाकर साहब, बस समय थोड़ा कम बचा है, आखिरी प्रतिक्रिया आपसे लेना चाहूंगा। क्या संदेश आप लोगों को देंगे, क्योंकि अवेयरनेस बड़ा महत्वपूर्ण चीज है कि लोग जागरूक इसको लेकर रहे, लेकिन क्या व्यवस्थाओं के नाम पर हम जाए तो इनिशियल स्टेज में अगर वो हॉस्पिटल पहुंचते हैं, इजीली इसका उपचार किसी भी अस्पताल में हो सकता है? इसको लेकर कोई विशेष इंतजाम अगर आप देखें तो वो की गए? बहुत सिंपल सी चीज है। इसके लिए सबसे जरूरी है हाई इंडेक्स ऑफ सस्पिशन। मतलब हम वही देखते हैं जो हमारे दिमाग में होता है। तो हर एक, जैसा अभी डॉक्टर अभिजीत ने बताया, हर एक मेडिकल प्रैक्टिशनर, हर एक हेल्थ केयर प्रोवाइडर के मन में यह होना चाहिए कि अगर कोई बच्चा या एडल्ट अनएक्सप्लेन्ड मीडिया के साथ आ रहा है, अनएक्सप्लेन्ड क्राइसिस के साथ आ रहा है, तो क्या ये कोई सीक्वेस्ट्रेशन क्राइसिस हो सकती है? क्या ये सिकल से रिलेटेड कोई डिजीज हो सकती है? जिस दिन हाई इंडेक्स ऑफ क्राइसिस हमारे हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स में आ जाएगा और जिस दिन जागरूकता हमारे सारे के सारे आदिवासी भाई बहनों में आ जाएगी, आप निश्चित मानिए 1 साल भी नहीं लगेगा इस बीमारी को हमें भगाने। निश्चित तौर पर, और ये कॉन्फिडेंस वाकई में होना भी चाहिए। और क्योंकि जिस तरीके से प्रयास भी किए जा रहे हैं और जो परिणाम मिल रहे हैं, 2047 से पहले भी इस बीमारी पर काबू पा लिया जाएगा, इसकी पूरी स्थिति दिखाई देती है। बहुत शुक्रिया करना चाहूंगा आपका अभिजीत जी, बहुत शुक्रिया प्रभाकर साहब आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने सभी को बधाई दी है, चाहे डॉक्टर्स हो, स्वास्थ्यकर्मी हो, क्योंकि जो परिणाम सामने आए हैं उसको लेकर अब कयास भी लगाए जा सकते हैं। पूरा भरोसा भी दिखाई देता है कि आगे भी जो ऐसे प्रयास किए जाएंगे तो परिणाम ऐसे ही सुखद प्राप्त होंगे। फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही। देश प्रदेश की और भी खबरों के लिए देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। ऐसी ही खबरों के लिए हमें लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।